नमस्कार मित्रों, आप लोगों को आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी क्लास बताने जा रहा हूं। दूसरी क्लास में आइए देखते हैं जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपका एमसीक्यू पर आधारित हैं और जो है एग्ज़ाम में आता रहता है। मैं आपको बता दूं, जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो क्वेश्चन होता है वह जो है आपका कथन और निष्कर्ष के में आता है, ना कि वन लाइनर आता है। दो एक आप क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम में आएगा। आप वन लाइनर मत पढ़िएगा, आप कम से कम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, तभी आप एलटी जीआईसी में वहाँ पे आप पेपर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं मित्रों। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संघ संविधान समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति, कार्य संचालन समिति। जैसे संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपके प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। तो आपका राइट आंसर है जो है कि यहाँ पे बी आपका जो है ये सुमेलित नहीं है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये प्रथम गृह मंत्री भी थे भारत सरकार के और उप प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका राइट यहाँ पे 10, 12, 13, 15। तो राइट आंसर है 15। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ही महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इसमें महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। इनके नाम इस प्रकार हैं: अम्मू स्वामीनाथन, दक्षानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर प्रथम केंद्रीय मंत्री थी भारत सरकार के जो मंत्रिमंडल था। रेणुका राय, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, सरोजिनी नायडू जी। सुचेता कृपलानी आपके प्रथम मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो आपका राइट आंसर है वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग ब्रिटिश विधिशास्त्री सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। इस आलोचना के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण न जटिल है और तथा इसमें जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को नीचे दिए कुट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इससे पहले आपको अल्टरनेट बनाना है। यहाँ पे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक, माउंट बेटन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, प्रारूप समिति का गठन। तो आपको यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है मित्रों, ये आपका बी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स में, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख उद्देश्यों को उचित सारांश के रूप में था। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का
प्रारूप निर्धारित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों। तो आपका राइट आंसर है मित्रों यहाँ पे मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान की मांग को लेकर संविधान सभा का बहिष्कार किया गया। इस तरह संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया तथा दूसरी बैठक 20 जनवरी 1947 का भी बहिष्कार किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? गणतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, महिलाओं के लिए समान अधिकार, कल्याणकारी राज्य, सीमित अधिकार। तो आपका राइट आंसर है मित्रों जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला, तीसरा, चौथा। सी ऑप्शन आपका है सही है, पहला, तीसरा, चौथा। गणतंत्र, आपका जो है महिलाओं के लिए समान अधिकार और कल्याणकारी राज्य। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा स्विट्जरलैंड से में विद्यमान है। इसमें जनता सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। अतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं सीमित मताधिकार भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं नहीं हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में शामिल है लिखित और विश्व का सबसे लंबा संविधान, गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, वैयक्तिक मताधिकार, कल्याणकारी राज्य और महिलाओं के लिए समान अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान को एक जीवंत दस्तावेज मानने के लिए तर्कसंगत है? पॉइंट है, यह दस्तावेज समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। जीवंत प्राणी की तरह यह अनुभव सिखाता है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे पहला और दूसरा पॉइंट दोनों नहीं है मित्रों, सॉरी, यहाँ पहला और दूसरा पॉइंट दोनों सही हैं। ये आपका दोनों सही हैं। पर यहाँ पे देख सकते दोनों संविधान के जीवित होने के उचित तर्क प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों का क्या कारण है? संविधान का अत्यधिक लचीला होना, बड़ी संख्या में संशोधन संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनकी व्याख्या करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम हैं। तो आपका राइट आंसर है मित्रों जो है पहला गलत है, दूसरा और तीसरा आपका सही है। राइट आंसर सी होगा। भारतीय संविधान न तो अधिक लचीला है और न ही अधिक कठोर, अतः कथन यह जो है गलत है। संविधान के में मूल उपबंधों की व्याख्या के उद्देश्य एवं राजनीतिक सर्वसम्मति दोनों के ही चलते कई संशोधन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप जो है कि देख सकते हैं दल बदल विरोधी कानून 52वां संशोधन 1951, स्थानीय शासन 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष करना, नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने संबंधी संशोधन, राजनीतिक सर्वसम्मति से होने वाले संशोधन, अनुच्छेद 74(1) में मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी करना, 42वां एवं 44वां संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है कि लोकसभा एवं विधानसभा में SC ST के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष बढ़ाने हेतु 6 बार संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं। भारतीय संविधान में कठोरता तथा लचीलापन का उचित समन्वय है। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है। तो आपका राइट आंसर है मित्रों, चारों पॉइंट यहाँ पे आपके सही हैं। ये आपके संशोधन समय पर हो सकता है, संवैधानिक बात की भी हो सकता है, लचीला भी है, आप देख सकते हैं, जीवंत भी है। संसद समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अतः विभिन्न मामलों में संविधान की किसी बात की
अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। भारतीय संविधान में कठोरता तथा लचीलेपन का उचित समन्वय है। यहाँ लचीले का मतलब है जो है कि एक परिवर्तन के प्रति खुली दृष्टि, जबकि कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति कठोर रवैया। परिवर्तनों के प्रति उदार रवैये के कारण ही हमारा भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही संस्था विभाग का सभी शक्तियों पर अधिकार न हो। ये कथन है, कारण है आपका कारण है भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है मित्रों सही उत्तर आपका होगा ए। आपका ए सही उत्तर है। आप भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। इन सभी संस्था, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यदि एक संस्था संविधान का अतिक्रमण करती है तो दूसरी संस्था उस पर आपत्ति दर्ज कर उस पर रोक लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है। यह समाज के कमजोर वर्गों का उसका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर है मित्रों, चारों पॉइंट सही है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी आपका सही आंसर है। संविधान को अंगीकार करने का प्रमुख कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। यह हमें सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है। यह औपनिवेशिक दास्ता में यह रह रहे लोगों के राजनीतिक आत्मनिर्णय की उद्घोषणा एवं कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यह परंपरागत सत्ता से दूर रहे लोगों का सशक्तिकरण करता है। इसका निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने तथा स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय की नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निर्माण में भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था? बहुसंख्यक शासन, अल्पसंख्यकों के अधिकार, सर्वसम्मति तथा समायोजन, सामाजिक क्रांति और राजनीतिक स्वतंत्रता, असममित परिसंघीय संरचना। तो आपका राइट आंसर है मित्रों बी, सर्वसम्मति तथा समायोजन। अमेरिकी इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में वर्णित किया। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान निर्माण में भारत का अति महत्वपूर्ण योगदान सर्वसम्मति और समायोजन है, जिसमें अधिकांश प्रावधानों को सर्वसम्मति से जोड़ा गया है। यह सर्वसम्मति व समायोजन से बना संविधान है, न कि थोपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो आपका यहाँ पॉइंट दिया है, दोहरी नागरिकता, परिसंघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के निर्वाचन में न्यायपालिका का प्राधिकार। तो आपका राइट आंसर है मित्रों ए, आपका ये नहीं पाया जाता है। भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। साथ ही यह व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं हैं: लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्वितीय
219 विधायिका। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, परिसंघवाद, संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्वित शक्ति। तो आपका राइट आंसर है मित्रों जो है कि आपका डी, आपका ए आपका नहीं है, तीनों आपके सही हैं पॉइंट। मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, पर पंथ निरपेक्षता, संप्रभुता, संसदीय प्रणाली की सरकार, परिसंघवाद आदि भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं हैं। अर्थात इनमें संशोधन करने हेतु ध्यान रखना आवश्यक है, मूल ढांचा बना रहे, ऊपर स्तर पर जरूरी परिवर्तन कर दिए जाएं। संविधान के किसी भी भाग को में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति संविधान की आधारभूत ढांचे में अंतर्गत शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। यह एक बहुदलीय निकाय था। यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। निश्चित एक कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका राइट आंसर है मित्रों पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों आपका जो है सही है। दूसरा पॉइंट आपका यह गलत है। आइए बॉक्स में देखते हैं, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय द्वारा रखा गया। कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुरूप दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित सभा थी। इसके निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह एक बहुदलीय निकाय था, जिसके चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली। इसमें 15 समितियों का गठन किया गया। कुछ मुख्य समितियां निम्न थी, जैसे संघ संविधान समिति, अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष पंडित नेहरू। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति, अध्यक्ष के एम मुंशी। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। प्रारूप समिति, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम्यता और अनाम्यता दोनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है। आइए और इसमें पॉइंट देखना है, तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा पॉइंट आपका मित्रों सही है। अरे पहला आपका गलत है। बॉक्स में है, व्याख्या इसका दिया गया है। भारतीय संविधान में दोनों प्रकार के संशोधन संभव है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, उदाहरण के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन आदि। इसके अलावा संसद में विशेष बहुमत और सभी राज्य विधानसभाओं में कम से कम आधे राज्यों का के साधारण बहुमत के सहमति द्वारा, उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का चुनाव में संशोधन आदि से अनुच्छेद 368 के दायरे में बाहर संसद के आधार पर बहुमत द्वारा नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना के लिए संशोधन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखित संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका और द्विसदनी व्यवस्था संघीय प्रकार के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान को स्वरूप में एकात्मक किंतु भावना से संघात्मक कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है मित्रों जो है पॉइंट नंबर आपका 2 सही है। बॉक्स में आइए व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय स्वरूप की सरकार की स्थापना करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है।
हालांकि प्रशासन की सुविधा के लिए इसे विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है, किंतु भावना में एकात्मक है। इसके अतिरिक्त भारतीय संघ न तो राज्यों द्वारा एक समझौते का परिणाम है, न राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार है। इस प्रकार यह एक फेडरेशन समूह की संरचना का पालन करता है, किंतु यह एक यूनियन संघ का भावना रखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग है? संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभावी पहुंच, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। तो आपका राइट आंसर है मित्रों, यहाँ पे पॉइंट नंबर आपका चारों सही है। ये आपका डी आंसर सही है। वर्तमान स्थिति यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना मौलिक अधिकारों सहित इसके किसी भी भाग में संविधान का संशोधन कर सकती है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी तक यह परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया है संविधान की मूल संरचना के घटक क्या हैं। विभिन्न निर्णयों से संविधान की मूल विशेषताओं का संविधान की मूल संरचना के तत्वों के रूप में निम्नलिखित बिंदु प्रमुख शामिल है। से संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, कल्याणकारी राज्य, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन, न्याय तक प्रभावी पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं? या कठोर और लचीलापन का सम्मिश्रण है, या संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के संश्लेषण को मान्यता देता है, यह त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है। तो आपका राइट आंसर है मित्रों यहाँ पे डी, तीनों पॉइंट आपका यहाँ पे सही है। आप बॉक्स में देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है इसमें, और जो है कि संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, और त्रिस्तरीय चुनाव की प्रणाली भी है। इसमें देख सकते हैं मूल रूप से त्रिस्तरीय राजनीतिक व्यवस्था केंद्र एवं राज्य का प्रावधान किया गया है। बाद में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा एक तीसरी श्रेणी की सरकार अर्थात स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कठोरता और शून्यता का न्यायपूर्ण मिश्रण, न तो अमेरिकी संविधान की भांति जहां संविधान में संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और न ही ब्रिटिश संविधान की भांति जहां संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानून की भांति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बी है, एकात्मक झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था, इसमें मिलाना है। संघीय विशेषताओं में दोहरी सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान तथा संविधान की सर्वोच्चता, साथ ही एकात्मक विशेषताओं के पृथक होने के अधिकार न होना, संघ बनाने के लिए किसी समझौते का न होना, और केंद्र के पास एकात्मक प्रकृति की कुछ निश्चित शक्तियां होना सम्मिलित हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायिक सर्वोच्चता के ऊपर संसदीय संप्रभुता का विकल्प। भारत द्वारा अंगीकृत संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल का केंद्र है। पंथ निरपेक्ष राज्य, प्रस्तावना में निहित सिद्धांत अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तथा 44। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर मित्रों जो है सी होगा। भारत में संविधान को सर्वोच्च मानते हुए मध्य का रास्ता अपनाया गया है। तो ये आपका ये आपके यहाँ पे ए पॉइंट होगा सही। आंसर नंबर सी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय ने 1974 में कहा कि संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं था, लेकिन निसंदेह संविधान निर्माता ऐसे राज्यों की स्थापना करना चाहते हैं, और इसके अनुसार संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 समाहित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
प्रस्तावना यह स्थापित करती है कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होती है, जो दर्शाती है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। जनमत संग्रह पहल और वापस बुलाना प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधारभूत उपकरण है। भारतीय संविधान प्रतिनिधात्मक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, जिसके तहत कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और क्रियाकलापों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लास्ट पॉइंट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, किन्हीं आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्ति है। तो आपका पॉइंट जो है कि यहाँ पांचों पॉइंट आपका मित्रों यहाँ पे सही है, आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्रोतों से ली गई भारतीय संविधान की विशेषताओं पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान से ली गई है, गलत है। राज्यपाल के कार्यालय की विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो आपका पॉइंट जो है मित्रों यहाँ पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये आपका है कि आपका ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये आपका यहाँ पे गलत है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत ने पूर्ण रूपेण ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपना लिया है। यह संविधान को सर्वोच्च समझा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर मित्रों जो है कि आपका पहला पॉइंट और तीसरा आपका सही है। भारत ने पूर्ण रूपेण ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को नहीं अपनाया है। जहां ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है, वहीं भारतीय संविधान अधिकांशतः संघीय है। ब्रिटेन में राजतंत्र ने, जबकि भारत में गणतंत्र है। ब्रिटेन के विपरीत हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में समाजवाद को सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आशय आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना तथा श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त करना है। तो आपका राइट आंसर है मित्रों, दूसरा पॉइंट आपका बी आपका सही है, ये आपका गलत है। भारतीय संविधान में समाजवाद को प्रभावित नहीं किया गया है, किंतु संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानता दिलाने के संकल्प का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारत की संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं? तो इसमें है शक्तियों का पृथक्करण, राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनीयता। तो आपको यहाँ पे मिलाना है। तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है, तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है यहाँ पे ए आपका सही है। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है संघीय व राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संविधान में गैर संघीय लक्षण की विद्यमान है। इसमें एकल नागरिकता, एक संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान की विशेषताएं और स्रोत, विधि शासन अमेरिकी संविधान, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडाई संविधान, सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान, समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान। तो आपको यहाँ पे मिलाना है, यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया गया है। तो आपका इसे विधि का आपका राइट आंसर होगा, ये आपका सही होगा। अरे केवल 3, 4, 5 आपके सही हैं और सब गलत हैं। यद्यपि भारत के संविधान को एक
उधार लिया गया संविधान कहा जाता है। फिर भी यह समकालीन संविधानों में से प्रत्येक की सर्वोत्तम विशेषताओं को अपनाते हुए तैयार किया गया दस्तावेज है। कुछ आइए देखते हैं। ब्रिटिश संविधान मतलब ब्रिटेन से क्या लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, उसके बाद स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख। अमेरिकी संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। और आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय व्यवस्था। लिया गया है आपका अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शकारी क्षेत्राधिकार शक्ति विभाजन। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के आपात उपबंध। फ्रांस से लिया गया है गणराज्य और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श। और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। गणतांत्रिक व्यवस्था, संसद की संप्रभुता, मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर है मित्रों जो है दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही है, पहला गलत है। भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है, अर्थात राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत कार्य करता है। भारत में प्रधानमंत्री स्तर के दोनों सदनों में से किसी भी का भी सदस्य हो सकता है। भारत में मंत्रियों के विधि उत्तरदायित्व जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में मंत्रियों को राज्य प्रमुख के आधिकारिक कृत्यों का हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है पॉइंट क्वेश्चन है यार। कथन ए, भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के विवेकपूर्ण मिश्रण का प्रारूप प्रस्तुत करता है। कारण है आर्य, न ही यह अमेरिकी संविधान की तरह है जहां संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और न ही ब्रिटिश संविधान की तरह जहां किसी भी समान विधि की भांति संविधान में संशोधन होता है। तो आपका राइट आंसर है मित्रों जो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक, और मैं अपने यूट्यूब परिवार, फेसबुक परिवार और अपने सभी मित्रों को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आने वाले LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, TGT, PGT और जो अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं सभी में कहीं न कहीं हमारे मित्रों का सिलेक्शन ज़रूर हो, हमारे फेसबुक परिवार का सिलेक्शन ज़रूर हो, हमारे यूट्यूब परिवार का सिलेक्शन ज़रूर हो। तो मित्रों मैं दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी मित्रों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करिए, और अपने जीवन में नई से नई ऊंचाइयों को आप जो है कि प्राप्त करें। यही मेरी लक्ष्मी माँ से कामना है कि हमारे सभी मित्र परिवारों को मतलब खुशी दे और अपने जीवन में हमेशा एक से एक नए पथ पर आगे बढ़ते रहें। यही मेरी दुआ है मित्रों। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। आपको पुनः मैं हैप्पी दिवाली आपको कहता हूं, और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।